जो हमारी है वो है विश्व धरोहर स्थल। तो धरोहर स्थल क्या होता है इसको, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1930 फ्रांस में है और भारत इसमें अभी ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फोर्ब्स जो है वो 100 महिलाओं की सूची जारी करता है जो सबसे शक्तिशाली होती है। मेन है वो पहले नंबर पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन अगली हमारी हेडिंग है G20 का प्रेसिडेंसी जो है वो भारत को मिल गई है और ये बड़ी ठीक है। जीआई टैग बहुत ही जरूरी चीज होता है और यह जिस जगह पर दिया जाता है जीआई टैग उस जगह के गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव हुए हैं उसको साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 ठीक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर आजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और जिसमें मैं आपको करंट से रूबरू करवाऊंगा। हम चलिए शुरू करते हैं आज की स्टडी। और एक करंट ऐसा होता है कि जो डेली अखबार बेसिस पे हम निकालते हैं उसका भी व्यवस्था हो रहा है और जल्दी ही हम डेली अखबार बेसिस पे सुबह या फिर कभी भी 10-15 मिनट के जो करंट डेली के करंट होंगे वो भी देंगे। और अभी जो फॉर्म चल रहा है वह जनवरी 2022 से लेके जनवरी 2023 एक साल का करंट है जिसको हम धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने के अंदर समाप्त करेंगे और अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे और कंठस्थ करने के साथ करेंगे। करंट ऐसी चीज होती है कि इसको कंठस्थ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन भी हो जाती है, इसलिए इसमें ट्रिक की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ ट्रिक्स ऐसी रहेंगी कि हो सकता है आपको ऑकवर्ड फील हो लेकिन याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब ऑप्शन दिए हों, 4 ऑप्शन से हमें एक ऑप्शन चुनना हो तो बहुत आसान चीज हो जाती है, ठीक है। तो उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनने के लिए बड़ी ही आसान चीजें हो जाएंगी जब हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। तो आज करंट में मैं पहली हेडिंग जो हमारी है वो है विश्व धरोहर स्थल। तो धरोहर स्थल क्या होते हैं, जो विश्व के लिए एक संरक्षित करने वाली चीजें होती हैं उसको विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है। और इसको संरक्षित करना इसलिए भी जरूरी होता है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे पिछली पीढ़ियों से सीखने, समझने और उनको जानने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्थल होते हैं जिसको यूनेस्को इस लिस्ट में शामिल करता है विश्व धरोहर स्थल में, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन आएगा तो हम उस इंस्टीट्यूशन के बारे में एक संक्षिप्त सी चर्चा कर लेंगे, वहीं पे कर लेंगे। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन आया हुआ है यूनेस्को। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका जो ऑफिस है वह पेरिस फ्रांस में है और भारत इसमें 1946 में शामिल हुआ था और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है यूनेस्को के बारे में। और यह विश्व धरोहर स्थलों को सूची बनाता है। तो भारत से कुल 40 स्थल ऐसे हैं जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो चुके हैं और यह सुर्खियों में इसलिए था कि अभी भारत के 3 स्थल ऐसे हैं जिनको अंतरिम सूची में स्थान मिला है। अंतरिम सूची का मतलब होता है वेटिंग। और अब कुल 52 स्थल ऐसे हैं जो अंतरिम सूची में है, मतलब ये आने वाले समय में विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो सकते हैं। और जो अभी तक भारत से शामिल स्थल हैं वह 40 स्थल हैं जो कि पहले से ही शामिल हैं। जितने भी आप इंपॉर्टेंट नाम जानते हैं भारत के वो सब पहले से ही शामिल हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और अजंता एलोरा की गुफा, खजुराहो की गुफा और ऐसे ही बहुत से प्राकृतिक स्थल भी हैं, जैसे कोई पार्क हो गया। इन सबको भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया जाता है। तो यह हो गए। तो याद करने का तरीका यह है कि 40 जो है शामिल हो चुके हैं और 52 वेटिंग में हैं जो आगे चल के विश्व धरोहर स्थल घोषित हो जाएंगे। 2022 में 3 जो नए शामिल किए गए हैं अंतरिम सूची, ध्यान रखिएगा अंतरिम सूची है ये। और इसमें पहला है सूर्य मंदिर है मोढेरा का। सूर्य मंदिर मोढेरा, और मोढेरा जानते हैं आप गुजरात में है, यहाँ पे एक स्टेडियम भी है मोढेरा स्टेडियम। और दूसरा है ऐतिहासिक स्थल है जो 2700 साल से अभी तक वो शहर चल रहा है, मतलब वो खत्म नहीं हुआ, वडनगर, उसका नाम है वडनगर और यह गुजरात में ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, यही उनका जन्मस्थली है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे शहर से हैं, एक ऐसे शहर में पैदा हुए जो बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व का है और जो शहर के रूप में 2700 साल से आज तक अनवरत चला आ रहा है। तो पहला हो गया सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का। और यह जो सूर्य मंदिर है वो पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। पुष्पावती नदी के किनारे मोढेरा स्थित है और मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है वह विश्व धरोहर स्थल के अंतरिम सूची में शामिल किया गया है। दूसरा ऐतिहासिक स्थल है वडनगर का, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदा हुए थे, वहां से आते हैं। और तीसरा है त्रिपुरा की रॉक कट मूर्तियां। रॉक कट मूर्तियां मतलब एक पत्थर से काट के जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, ऊनाकोटी। वो ऊनाकोटी एक जगह है जहां की मूर्तियां बहुत ही फेमस हैं। तो ये तीसरा स्थल है। पहला स्थल सूर्य मंदिर मोढेरा, दूसरा ऐतिहासिक स्थल
शहर जो 2700 साल पुराना है, वडनगर पीएम मोदी का जन्म स्थान है, और त्रिपुरा की रॉक कट मूर्तियां ऊनाकोटी, जो ऊनाकोटी से आती है, 3 जगह हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने के लिए लिस्ट कौन भेजता है? तो लिस्ट भेजता है इसमें ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये लिस्टों की नाम भेजता है और यूनेस्को उस पर विचार करता है क्या यह शामिल करने लायक है, और शामिल करने लायक होता है तो उसको शामिल कर लेता है। देखिए ASI भी एक इंस्टीट्यूशन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सर्वे करवाता है। कहीं भी खुदाई होगा, कोई ऐतिहासिक चीज मिलेगी तो इसकी ये सर्वे करवाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ये ध्यान रखिएगा, ASI नाम निर्धारक संस्था है, कौन से नाम विश्व धरोहर स्थल के अंतरिम सूची में शामिल होंगे यही भेजता है। विमेन्स एम्पावरमेंट की बात है, और फोर्ब्स जो है वो 100 महिलाओं की सूची जारी करता है जो सबसे शक्तिशाली होती हैं। और इसमें जो भारत की 36वें नंबर पे निर्मला सीतारमण है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि भारत की जो महिला है 36वें नंबर पे निर्मला सीतारमण है, फोर्ब्स के द्वारा जो 100 महिलाओं की सूची जारी की जाती है उसमें, ठीक है। इसमें जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जिनके बारे में आपने न्यूज में सुना ही होगा, वह 3रे स्थान पे हैं, ठीक है। और दूसरे स्थान पे क्रिस्टीना लेगार्ड हैं, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन है, वो पहले नंबर पे हैं। तो ये ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, बस 36वें नंबर जो भारत की निर्मला सीतारमण है उनको इसमें जगह 36वें नंबर पे मिला हुआ है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को मिली है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता भारत को मिली है, और यह फ्रांस ने हमें हैंड ओवर किया है, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। अब देखिए एक एनवायरमेंट से रिलेटेड हेडिंग है, इसको देख लेते हैं। भारत के 2 अन्य समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये होता है कि जिस तट को यह मिल जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, वहां पे पर्यटन बढ़ जाता है। वहां पे होता है कि कोई ज्यादा वहां पे प्लास्टिक वगैरह का यूज नहीं होगा, मतलब वो इको फ्रेंडली वहां का नेचर होगा, तो उसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलता है। और इसको देता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, देता है FEE, ब्लू फ्लैग का जो टैग देता है वो देता है, ठीक है। और यह जो संस्था है यह डेनमार्क स्थित एक संस्था है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ब्लू फ्लैग का प्रमाणन देता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें न्यूज क्या है। इसमें 2 जो आइलैंड है उनको इस साल मिला हुआ है, मिनिकॉय थुंडी बीच, मिनिकॉय का थुंडी बीच। लक्षद्वीप में मिनिकॉय एक कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है। कोरल रीफ पता है ना, जो जंथालाई और 2 जीवों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में सिम्बियोसिस संबंध रखते हैं और दोनों एक सहजीविता के साथ जीवित रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब उसमें से कोरल मर जाता है तो उसका खोल बच जाता है और धीरे धीरे आइलैंड बन जाता है। तो जो मिनिकॉय थुंडी बीच है वह कोरल से बना हुआ बीच है और इसको ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला हुआ है। दूसरा है कदमत बीच, और यह भी लक्षद्वीप का ही है, इन दोनों को मिला हुआ है। और इस प्रकार 12 जो हमारे तट हैं उनको ब्लू फ्लैग बीच का प्रमाण मिल चुका है। ब्लू फ्लैग का मतलब, ब्लू से आप याद रख सकते हैं पानी, जो समुद्र का पानी होता है ब्लू होता है, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग मतलब वहां पे ब्लू फ्लैग लहरा रहा है, मतलब एकदम सब चीजें सही है। यदि वहां पे कोई और कलर आ गया मतलब वहां पे प्रदूषण फैल रहा है। तो ब्लू फ्लैग से याद रखिएगा, वहां प्रदूषण मुक्त उसको बनाया जाता है और वहां पे इसके कारण पर्यटन बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगली हमारी हेडिंग है G20 का प्रेसिडेंसी जो है वह भारत को मिल गई है, और यह बड़े ही गर्व की बात है। और इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसमें हर एक बात को हम याद करेंगे। यह 18वां सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन? 18वां सम्मेलन है, याद रखने वाली बातें हैं। और यह इंडोनेशिया से भारत को मिला है। इससे पहले जो पीछे है वह इंडोनेशिया था इसका अध्यक्ष। इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर 2022 को हमें इसकी अध्यक्षी सौंपी है, और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करने वाला है। 18वां सम्मेलन भारत में होने वाला है, ठीक है। और इसका जो लोगो है, लोगो कमल का फूल बनाया गया है जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग, ठीक है। केसरिया, सफेद और हरा रंग जो कि तिरंगे का रंग होता है उसको देने की कोशिश की गई है कमल के फूल पे, ठीक है। कमल की जो 7 पंखुड़ियां हैं 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसी भी एग्जाम में कोई भी सम्मेलन होता है तो उसका थीम पूछता है, इसका भी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब देखिए इसमें वन अर्थ की बात की गई है। क्या इसमें विश्व के सारे देश शामिल हैं? नहीं, इसके विश्व के केवल 20 देश ऐसे शामिल हैं जो कि डेवलपिंग हैं और कुछ देश डेवलप्ड हैं।
वो शामिल हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी ये 20 देश ही चलाते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसके बाद यह सम्मेलन कहाँ होगा, तो इसके बाद यह ब्राजील में सम्मेलन 2024 में, जो 1 दिसंबर 2023 को भारत मतलब ब्राजील जो है इसकी ले लेगा अध्यक्षता, ठीक है। और इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है जो कि www.g20.in है। जहां भी .in लगा हो वो समझ लीजिए इंडिया की वेबसाइट होती है, ठीक है। तो अगली हमारी हेडिंग है जिसमें भारत में पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक हमारी जो इसरो है वो लॉन्च करती आई है किसी भी रॉकेट को, रॉकेट बनाई भी है और लॉन्च भी करती रही है। तो इसमें प्राइवेट संस्था ही है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। यह 4 साल पुराना स्टार्टअप है और इसने रॉकेट बनाया है और इसको लॉन्च जिसने किया है इसरो ने ही लॉन्च किया है। लेकिन यह रॉकेट जो है यह कौन सा रॉकेट है, ये प्राइवेट रॉकेट है, ठीक है। और इसका नाम है विक्रम एस। विक्रम साराभाई जो महान साइंटिस्ट थे हमारे, उनके नाम पे रखा गया है। और इस मिशन का नाम है प्रारंभ। प्रारंभ से याद रखिए कि अभी प्राइवेट सेक्टर इसमें प्रारंभ किया है, इसलिए याद रहेगा। और अभी 2023 में एक और प्राइवेट संस्था है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस नाम है और यह अग्निबाण नामक एक रॉकेट छोड़ने वाला है अंतरिक्ष में। तो 2 चीजें याद रखने वाली हैं। 18 नवंबर 2022 को यह स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा मिशन प्रारंभ के थ्रू विक्रम एस नामक रॉकेट छोड़ा गया। और इसको छोड़ा किसने, इसरो ने छोड़ा। तो डेट याद रखिएगा, इसमें डेट भी पूछता है 18 नवंबर 2022। दूसरी जो मतलब कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस नाम है उसका। देखिए नाम कितना है, अग्निकुल कॉस्मोस। और यह अग्निबाण जारी करने वाला अग्निबाण नामक रॉकेट बनाएगी जो कि इसरो या फिर कहीं से भी इसको अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। जीआई टैग के बारे में, ठीक है। जीआई टैग बहुत ही जरूरी चीज होता है और यह जिस जगह का दिया जाता है जीआई टैग, उस जगह के नाम से ही उस कोई भी सामान को बेचा जाएगा। जैसे कहीं का रसगुल्ला यदि बहुत फेमस है और उस रसगुल्ले को जीआई टैग मिल गया, तो अब उस रसगुल्ले को कोई भी बेचेगा तो माना जाएगा कि वहीं का रसगुल्ला है, उस नाम से फिक्स हो जाएगा। जैसे बिहार के मधुबनी का मखाना है, ठीक है। मखाना अब कहीं भी बिहार में होगा, जीआई टैग मिलने के कारण वो माना जाएगा कि मधुबनी का ही है। उसको एक जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो जीआई टैग देता कौन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कुछ संस्थाएं हैं जो इसको देती हैं जीआई टैग। और इसमें देखिए याद रख लीजिए, इसको पहली बार जीआई टैग मिला था और दार्जिलिंग की चाय है। 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था, ठीक है। इससे स्थान इसके साथ जुड़ जाता है। अभी क्या हुआ है कि गमोचा नामक एक असम में गमोचा, देखिए गमोचा जो है ना, गमछा जो उत्तर प्रदेश बिहार में गमछा बोला जाता है, उसी को असम में गमोचा बोला जाता है। और यह खास तरीके का होता है जिसपे कढ़ाई की गई रहती है और ये वर्गाकार होता है और इससे शरीर पोछा जाता है, ठीक है। यह असम में पाया जाता है। असम में ज्यादातर इसका इस्तेमाल बिहू त्योहार के दौरान किया जाता है, ठीक है। हाथ से बुना हुआ गमछा याद रखिएगा। और इसमें बस याद रखने वाली बात यही है कि यह असम का है, इसको जीआई टैग मिला है। और दूसरा जीआई टैग तंदूर रेड ग्राम को मिला है। तंदूर रेड ग्राम यह तमिलनाडु का है, एक अरहर जैसा फल होता है जिसकी दाल बनाई जाती है, ठीक है। और एक है खुबानी। खुबानी एक पीला फल होता है, खुबानी, ठीक है। और यह लद्दाख से पाया जाता है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। पीला पीला होता है और इसको सुखा के खाया जाता है। टॉपिक मैंने शामिल किया है गुजरात और हिमाचल में जो चुनाव हुए हैं उसको शामिल किया है। तो इसमें जब भी किसी स्टेट का नाम कहीं भी करेंट्स में आएगा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यह चुनाव हुए हैं यहाँ पे, तो ये जरूरी हो जाता है इसके बारे में जानना। तो गुजरात में बस एक चीज याद रखने लायक है कि यहाँ पे 182 विधानसभा सीटें हैं, 182 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, मतलब द्विसदनी विधायिका यहाँ की नहीं है, केवल एक सदन है विधानसभा, ठीक है। और यह जो चुनाव हुआ है 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है। और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेंद्र भाई पटेल और ये लगातार दूसरी बार बने हैं और बीजेपी जीती है। और सबसे बड़ी बात है, ये कहीं करंट में पूछता तो नहीं, लेकिन याद रख लीजिए कि 157 सीट लगभग 52% से ज्यादा वोट शेयर के साथ बीजेपी ने जीता है। और कांग्रेस की केवल 17 सीटें आई हैं। सबसे कम, सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का इस बार रहा है और सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, 157 सीट 182 में से। और यहाँ पे चुनाव 12 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में हुए हैं। तो गुजरात में याद रखने वाली चीज है 15वीं विधानसभा हुई है, चुनाव हुआ है, 182 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है, 14वीं विधानसभा का। यहाँ विधानसभा सीट 68 है और यहाँ पे भी विधान परिषद नहीं है। अभी किसी और टॉपिक पे विधान परिषद की कौन कौन से स्टेट में विधान परिषद पाए जाते हैं उसकी चर्चा की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ,
और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और पार्टी यहाँ पे कांग्रेस है 40 सीटों के साथ, यह यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सरकार बनाई है। चुनाव 12 नवंबर को एक ही बार में हुए थे। तो देखिए इसमें राज्यपाल कैसे याद रख सकते हैं हम। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के, और मुख्यमंत्री तो ऐसे ही याद रहेंगे नरेंद्र के बाद भूपेंद्र, ऐसे याद रख सकते हैं भूपेंद्र, ठीक है। एकदम लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के भाई जैसा, मतलब ऐसा नाम को हो रहा है, नरेंद्र और भूपेंद्र, ठीक है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, वो पहाड़ में हैं, और आप ऐसे याद रख सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये नाम तो लगेगा कि सिख हैं, ठीक है, सिख हैं भी, और नाम से ऐसे ही लग रहा है, तो पंजाब से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब के चीफ मिनिस्टर मान सिंह हैं, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, और 14वीं विधानसभा, गुजरात पर 15वीं विधानसभा शामिल किया है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022, ठीक है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट इंडिकेटर्स है, और ये बताता है कि किसी देश में रिसर्च और डेवलपमेंट साइंस के सेक्टर में कितनी हो रही है। तो आप इस इंडिकेटर्स के आधार पे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि देश साइंस में कितनी उन्नति कर रहा है। और यह जो साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट है, इसको नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल साइंस फाउंडेशन जारी करता है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद करने की जरूरत है। इसमें तीसरा स्थान है भारत का, 2020 में जारी हुआ है, और 2010 में इसमें भारत का स्थान 7वां था, और जब 2022 की आज बात कर रहे हैं तो यह तीसरे स्थान पे आ गया।